जब भी परिवर्तन होता है ऋतु, तो जो वायरल जो जितनी भी बीमारियां हैं ये बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और अभी भी कोरोना वायरस के केसेस इसी वजह से, एक तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है और दूसरी बात है कि अपन प्रिकॉशन जो यूनिवर्सल पहले जैसे ले रहे थे, जैसे अपन मास्क बोल रहे थे, ये मास्क आपका बहुत ही प्रोटेक्टिव मेजर है, पर मास्क को भी है ना प्रॉपर लगाना चाहिए। कौन सा मास्क यूज कर रहे हैं, चाहे आप ट्रिपल लेयर वाले करो, सर्जिकल या N95 मास्क, या सिंपल कपड़ा जो उसको ढक के रखे, जो अच्छा साफ हो, तो उसकी वजह से उसको हमेशा लगाए रखे। दूसरा क्या होता है कि सर जो मास्क को अपन बार बार टच करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मास्क को अपन बाहर से टच किया, ऊपर नीचे किया, या आप उसको नीचे मुंह में लगा लिया, नाक को खुला कर दिया, तो वो इनप्रॉपर जो पोजीशन होने की वजह से भी ये ड्रॉपलेट आपके शरीर में चला जाता है। तो कोरोना के रेफरेंस में फिर से अपन को जो मास्क पहले अपन ने किया है, ऐसा नहीं है, गांव में शहर में सभी लोगों ने प्रॉपर मास्क और सही समय पे उसको लगा के रखा। तो फिर से वो अपन को मास्क को यूनिवर्सल, जब तक टीके का असर नहीं हो जाता है तब तक अपन को मास्क लगाना जरूरी है। दूसरी बात अगर ये होती है कि डिस्टेंस, जो अपन लोग बोलते हैं कि 6 फीट का डिस्टेंस रखिए, ताकि जो ड्रॉपलेट कोई खासा भी है तो वो उस तक नहीं पहुंचे। और तीसरा जो है, जो अपन कॉन्टेक्ट है, अभी हाथ है तो कहीं के किसी ने कॉन्टेक्ट वाले ने टच किया, उसी जगह को आपने टच कर लिया और अपने बाद में मुंह में या नाक में लगाया, तो वो वायरस आपके पास चले। तो इसके लिए जो हैंड वॉशिंग है, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, या तो उससे कीजिए, या फिर सबसे अच्छा है कि होम अवेलेबल आपका जो साबुन है, उसको प्रॉपर साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धो लीजिए, वो वायरस वो चला जाएगा। तो जो 3 अपन पहले जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन लगे थे, यूजिंग ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, और तीसरा जो डिस्टेंस 2 के बीच के बना के रखा है। कुछ कंट्री ऐसी है कि जैसे अपना सिंगापुर वगैरह, सिर्फ मास्क लगाने से ही उन लोगों ने काफी कुछ कवर किया और वहां केसेस कम हुए हैं। तो अभी अपन को जो मौसम परिवर्तन हुआ कोरोना के रेफरेंस में देखे, तो इन 3 चीजों को, सावधानी को अपन को बराबर रखना है। हेलो जी सर, जी सर। जी सर। दूसरी बात ये है सर कि जैसे अपन ने ये जो वायरस जो होता है, अपन ने देखा कि अगर 100 लोगों को अगर हुआ तो उसमें से 90% को तो आप पता ही नहीं लगता है, 10% को माइल्ड सिम्टम, जिसको अपन एसिम्टोमेटिक किया, पता ही नहीं लगा, थोड़ा सा ये हुआ और चला गया। 10% को जो सिम्टम्स आते हैं वो सर्दी, खांसी, बुखार, और जो खांसी भी वो सूखी खांसी होती है। आजकल जो नई चीज जुड़ गई है कि जिसमें से सर अपन आपके टेस्ट बदल जाता है। ये नए अभी कुछ ऐड हुए कि अगर आपके स्वाद, पहले कोई भी खाना खा रहे हैं तो स्वाद नहीं आ रहा या स्मेल चली गई, अगर इनके साथ में, बुखार के साथ में ये चीज अगर है, तो ये भी कोरोना के लक्षण है। इनमें से जो 10% वालों में जो सिम्टोमेटिक रहते हैं, और ये सीधा 2% जो, उसमें से 2 लोगों को उसमें लंग को इन्वॉल्व करते हैं सर। जिसमें लंग को अगर इन्वॉल्व किया तो सबसे पहले लंग फंक्शन जो कंप्रोमाइज होगा, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी सर। आप बैठे बैठे आराम से सांस ले रहे हैं, थोड़ा सा चल रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये वायरस आपके लंग को अगर इन्वॉल्व किया तो अपन को सब सांस लेने में तकलीफ का एक ऐसा रहता है कि अपन बोलते हैं कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि अपन को लंबी लंबी सांस नहीं ले पा रहे, थोड़ा सा चले और थकान होती है और सांस फूलने लगती है। ये एक अर्ली सिम्टम्स है कि इसमें कि कोरोना वायरस आपको लंग को इन्वॉल्व किया। तो इसके साथ में अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है,
तो डेफिनेटली ये इसके लक्षण है, इसके अपन को जांच कराना चाहिए। आजकल जो अपन ने जो जांच करते हैं तो सिंपल एक जो है, आपने जैसे पढ़ा है और पहले सब न्यूज़पेपर में, कि अगर लंग का फंक्शन अगर कंप्रोमाइज हुआ तो सबसे पहले आपका ऑक्सीजन जो अपन सांस ले रहे हैं वो पूरे उसको लंग उसको सेचुरेट करके ब्लड में भेजेगा। अगर वो उतना नहीं लंग काम कर रहा है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसको कि अपन जो पल्स ऑक्सीमीटर जो लगा के देखते हैं तो नॉर्मली 90, 95, 98 और 99 के करीब रहेगा। पर अगर आपका लंग फंक्शन कंप्रोमाइज हो रहा है तो आपको सेचुरेशन फॉल होता है। तो ये जांच करके कि आपको कोरोना है कि नहीं है, और डेफिनेटली आपको कांटेक्ट की हिस्ट्री रहेगी। कहीं ऐसी जगह पे आप गए हैं और किसी कांटेक्ट में आए हैं तो ये डेफिनेटली ये कोरोना के सिम्टम्स होते जी सर। हैं। सर जी सर। जी हाँ सर, आप पूछिए। जी सर, ये काफ़ी अच्छा आप सारी चीज़ें बता रहे हैं। बेसिकली हमारा जो आज का ये था कि ऋतु परिवर्तन जो है वो किस तरीके से हमको प्रभावित कर रहा है। आपने हालांकि हमें बताया कि उसके साथ हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो वो उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हम सावधान रख सकते हैं ताकि हम कोरोना के लिए जो फेवरेबल बना है उससे हम बच सकें। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो उसमें सर अपन सबसे पहले तो यही है कि कोरोना के रेफरेंस में जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है तो ये वायरल का जो मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो अपन ने कोरोना के संबंध में कि अपन जो 3 जो प्रोटेक्टिव जो अपन ने जो मेजर लिया है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर मास्क पहने, तो सांस वाली जो तकलीफें बिल्कुल है ना कम हो गई थी। वायरल की इन्फेक्शन भी कम हो गया। तो ये कोरोना वायरस कोई अलग नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन को मास्क पहनना चाहिए अभी। मास्क का प्रॉपर उसको यूज करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अपन कुछ टाइम के लिए, कि उसको हमेशा लगा के रखें। जब भी आप बाहर जाओ, अर्जेंट कोई काम से जाए, तो सबसे पहले आप उसको मास्क का वो कीजिए। दूसरी चीज ये है कि बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो सब चीजें अपन ने बता दिया। दूसरा जो है कि अपन को खान पान में विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी की मात्रा बराबर लीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो। उसके साथ में खान पान का कभी भी अपन मौसम परिवर्तन होता है तो कोई ऐसी चीज ना खाओ कि जो पुरानी रखी हुई है, बासी चीज हो। और बाहर से खासकर जो घर के बाहर का खाना बना हुआ है, हमेशा वो कब का रखा हुआ है, कौन सा तेल उसमें ये किया, बासी हो सकता है, ये है। तो इन खान पान की चीजों को कोशिश कीजिए कि बाहर की चीजों को अवॉइड कीजिए, घर का ही बनाया खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छे से वो लीजिए। उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इम्यूनोमोड्यूलेटर है, इन सब चीजों को जो लीजिए ताकि मतलब है ना, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। दूसरा आपका हाइड्रेशन, पानी सफिशिएंट मात्रा में लीजिए ताकि शरीर में पानी की कमी नहीं हो, और प्रॉपर प्रोटेक्टिव हैंड वॉशिंग और इस चीज का विशेष ध्यान दें। नॉट इससे यही नहीं है कि अगर पानी अगर साफ लगे तो पेट से संबंधित जैसे टाइफाइड है, आपका हेपेटाइटिस है, पीलिया, ये सब चीजें भी जो वाटर बॉर्न डिसीज है उससे भी अपन बच सकते हैं। जी सर। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छे से हमें ऋतु परिवर्तन में क्या सावधानी रखें वो तो बताया ही है। इसके अलावा सर जो विशेष रूप से अभी खान-पान को लेकर हम लोग जैसा आपने बोला अभी कि हाँ जी। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जैसे हमें नहीं खाना चाहिए ऋतु परिवर्तन के समय उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऐसी कोई देखो 2 चीजें, एक तो बहुत ठंडा जो है ना फ्रिज में किया हुआ रखा हुआ है चीजें, जी, है ना, एकदम से वो बॉडी उसको वो नहीं करेगी तो वो तुरंत वो पकड़ेगा। फिर दूसरा है बासी। और बाकी हेल्दी डाइट जो अपन जो रोजाना जो खाते हैं उसमें वो जो बैलेंस डाइट जैसे पहले अपन जो वो किया था,
वो उसको प्रॉपर लीजिए। जी, तो ये जो प्रिजर्वेटिव वाले जो रखे हुए हैं, पुराना खाना है, बासी है, होटल का है, जंक फूड है, इन चीजों का बहुत ज्यादा कोई ऐसा फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। तो इन चीजों से बचे, बाहर का खाने से बचे, और बाकी जो घर में ही जो बना है शुद्ध जो खाना है उसी को लीजिए। और जहां तक कोशिश हो कि जो प्रोटीन का जो डाइजेशन का जो है, तो ऐसा हाई प्रोटीन जैसे नॉन वेजिटेरियन है, ये इन चीजों को थोड़ी अवॉइड कीजिए, ताकि उससे मतलब उन्हें फायदा नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान ही होता है, क्योंकि वो उतना मतलब मौसम परिवर्तन होने से उतना उसको डाइजेस्टिव वो नहीं होता है। अच्छा जी। ये एक बहुत अच्छी बात पता चली सर कि हाई प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है, तो उससे बचना चाहिए। अ, हमारे बीच में सर काफ़ी सारे हमारे गेस्ट यहाँ पे हैं और मैं अभी मीना मैडम अगर हमारे बीच में हैं, तो उन्होंने सर इसके संबंध में यदि आप और कोई बात बताना चाहें तो या फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लें? नहीं, मैं एक चीज और इसके साथ में बता रहा हूँ कि अभी जो अपने यहाँ पे देश में और अपने यहाँ पे भी जो वैक्सीनेशन जो चालू किया है कोरोना के बारे में, जी, ये वैक्सीन काफी इफेक्टिव है। और अपन जो अलग अलग पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाया, अभी अपन ने 45 के ऊपर वाले को, और जिसको कोमॉर्बिड है, जिसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, या कुछ ऐसी जो डिसीज है, इसमें ये बहुत कोरोना बहुत फेटल का वो करता है, जब मृत्यु होती है, इन लोगों को भी अपन ने वैक्सीनेशन चालू हो गए है। और इसके बाद में और बाकी लोगों को अपन चलाए, तो ये वैक्सीन जो भी है इसको बराबर लगवाए। बिल्कुल वैक्सीन अपने यहाँ पे जो वो है बहुत सेफ है, मैंने भी अभी दोनों डोज लगवा लिए हैं, तो इससे डरे नहीं है। कहीं ऐसा नहीं, अपन ने करोड़ों में डोज अपने देश में लग चुका है, और जो वैक्सीन है तो वैक्सीनेशन जरूर करवाए। और उसके 2 डोज है। वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट के बारे में बहुत सारे भ्रम थे कि इससे ये होता है, ये नहीं। अपने यहाँ पे 1.25 करोड़ के करीब डोज लग चुके हैं, और अभी तक कहीं पे भी कोई ऐसी मतलब है मेजर जो साइड इफेक्ट बोलते हैं जिसमें कि डिसेबिलिटी या डेथ, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और सभी वीआईपी ने, आप लोगों ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जिससे लगा के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सभी ने लगवाया। तो इससे जो अफवाह फैली उससे दूर रह के आप इस वैक्सीन को जरूर लगाएं। और जब तक वैक्सीन का जब इफेक्ट आता है तब तक तीनों चीजों को फिर से ध्यान रखिए। अपने जहां तक वो अपने घर पे ही रखिए, रहिए। मास्क को बराबर उसका उपयोग कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, और प्रॉपर हैंड वॉशिंग कीजिए। तो डेफिनेटली अपन जब 1 साल निकाल दिया, तो अगले 2-3 महीने और अपन आराम से इसको खींच लेंगे। तो अपने यहाँ जो कम्युनिटी में करीब करीब ये काफी लोगों को हो चुका है, दूसरा वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा, और इस तरीके से एक हर्ड इम्यूनिटी होती है। हर्ड इम्यूनिटी अगर 40% लोगों को इसके प्रोटेक्शन हो गया, तो बाकी जो लोग बचे हैं वो ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अगले 2-3 महीने अपने लिए बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को प्रॉपर वैसे ही प्रिकॉशन लो, साथ में वैक्सीनेशन जरूर लो। और जितने भी जो आयुर्वेदिक और बहुत सारी दवाइयां जिसको अपन ने इम्यून बूस्टिंग कहते हैं, तो स्वस्थ खाना, अच्छे हेल्दी फूड लीजिए। अगर आयुर्वेदिक के जितने भी जो काढ़ा वगैरह जो है वो डॉक्यूमेंटेड है कि आपको इम्यून बूस्ट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इसका उपयोग करते रहे। और बचाव करके सिर्फ 3 महीने निकालिए, अपन डेफिनेटली इस कोरोना के अगेंस्ट अपन जीतेंगे। जी। जी, निश्चित रूप से सर हम लोग कोरोना से जीतेंगे और जल्दी ही हमारा देश इससे ऊपर आ जाएगा। जो सावधानियाँ हमें बताई गई उसका बस हमें ध्यान रखना है। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर मीना हाँ, सक्सेना। हाँ, नमस्कार मैडम, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना है, जैसे मेरे हस्बैंड है, उनका सर्जरी हुआ है हार्ट का, पर सर्जरी जी, हुए 3-4 साल हो गए हैं, जी। तो हम उनको टीका लगवा सकते हैं?
बिल्कुल। देखिए, आप 2016 में हुई थी। हाँ, देखिए एक वीक बिल्कुल है ना, अपन को इनको टीका लगवा सकते हैं। अभी जी जितने भी जो कोमार्बिड कंडीशन में हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से अपन ने हाँ उसकी सर्जरी करा ली है, तो जी, अभी भी उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 63। ओ, तो ये तीनों चीजों में है ना, जी एज जी वाइज हार्ट हाँ। की सर्जरी है, हार्ट की डेफिनेटली है, तो उनको ब्लड प्रेशर भी रहा होगा, है नहीं, ना? ब्लड प्रेशर नहीं है। नहीं है अभी, बहुत अच्छी डायबिटीज, बात है। ब्लड प्रेशर नहीं है उन्हें। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पर हार्ट की जो प्रॉब्लम है, तो ये जी कोमॉर्बिड में हाई रिस्क में आते हैं। अभी हाँ तक आपने बचा के रखा, तो अभी जी बिल्कुल उसको टीके लगवाइए, है ना? जी अभी वो चालू हो गया है इन्हीं को, तो कोई भी जी आस पास का जो सेंटर है, जी सिर्फ आपका वो आईडी कार्ड जो है ना अपना, जी आधार कार्ड लेके चले जाइए, वहीं हाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाके ना लगवा लीजिए। जी उसमें बिल्कुल सेफ है। ये जो पहला वाला जो ग्रुप सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए अपन ने चालू किया, जो अच्छा एज वाइज या कोमार्बिड कोई डिसीज है, तो जी। उनके लिए चालू किया। अच्छा, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसके लिए कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है और जी लंग की कोई डिसीज है, तो इनको कोरोना अगर होता तो ज्यादा रिस्क होती है, जी इसलिए उनको अपन हाई रिस्क बोलते हैं, पर उसको वैक्सीन से कोई जी रिस्क नहीं है, जी ठीक। बिल्कुल सेफ है, आप लगाइए, है ना? जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद आ, डॉक्टर साहब। जी जी थैंक यू मैम। सर, मैडम ने एक क्वेश्चन और किया था। मैम, क्या जी। वो प्रश्न आप फिर से रिपीट करेंगे? मीना मैडम, आप सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैंने एक, जैसे आजकल बहुत भ्रांति चल रही है कि कोवाशील्ड की कोवैक्सीन, हाँ, दोनों वैक्सीन में लोग कहते हैं कोविशील्ड ज्यादा अच्छी है कोवैक्सीन के, तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। जी दोनों ही वैक्सीन का जी की दो चीजें होती है वैक्सीन का। जी एक तो रहती है कि उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी, मतलब कितने परसेंट में आपको बचा के रखेगा अगर जी फ्यूचर में, मतलब अगर आपको वायरस से कांटेक्ट में आए जी तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव एफिकेसी है। जी जो इंडिया में जो वैक्सीन जो दोनों में नहीं है, जी दोनों की प्रोटेक्टिव एफिकेसी अभी अभी परसों ही जो रिपोर्ट आई है जी फेज 3 ट्रायल का, तो 80-81% है। एक जी चीज। दूसरी चीज ये है कि इसके साइड इफेक्ट, कभी भी जी कोई चीज अगर अपन बॉडी में लगाते हैं जी तो उसको थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं। पहले अपन लोग भी है ना, टिटनेस, आपको कोई लगी चोट तो जी टिटनेस का अपन इंजेक्शन लगाते हैं, है जी ना? तो वो किल रहता है, तो जब बॉडी में अब कर जाएगा तो जी एंटीजन डालेंगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी उसमें। जी तो माइल्ड जो सिम्टम इज द नोन फॉर एवरी वैक्सीन। तो जी लोकल रेडनेस हो गया, फीवर आ गया, थोड़ी सी जी ये रहेगा, ये 24 घंटे जी के बाद में डिसअपियर होगा। तो जी ये जो दोनों वैक्सीन अपने जो इंडिया में अभी तक जी जितना हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जी दोनों ही वैक्सीन सेफ है। और जी अवेलेबिलिटी के मान से अपने अलग अलग ये बात किया। अभी आपके पास में, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भोपाल से बोल रही हूँ। है ना? तो आपके अभी कोविशील्ड ही लग रहा जी है ना? हाँ, जी तो हाँ वो इक्वली इफेक्टिव है। अपन को इसमें जाना है, जो भी अवेलेबल शासन ने जो दी है आपके एरिया में, उसी को जी लगवाइए। दोनों वैक्सीन नहीं है आपके पास, एक ही है। अच्छा जी। हाँ थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। जी जी जी। जी। धन्यवाद मीना मैम। और भी कोई जो साथी हमारे प्रश्न पूछना चाहें, तो वो यहाँ आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, अभिषेक जी, आपका माइक अनम्यूट किया आपने। हाँ सर। सर, मैं पूछना चाहता था कि किसी को कोरोना हो गया तो उसका इलाज अलग है क्या? यही यही वैक्सीन का यूज करके उसका कोरोना ठीक होता है? देखो, एक तो कोरोना हो गया है हम्म, और उससे ठीक हो गया है कि अभी, मतलब मैंने ये बोल रहे नहीं, मैं दो। बोल रहा हूँ कि उसको कोरोना है तो यही वैक्सीन हाँ, लगा के उसको ठीक किया जाएगा या फिर उसका प्रोसीजर अलग है? कोरोना का देखिए, अब जो क्वेश्चन का देखो, मैं दो चीजें हैं। एक तो कोरोना का अभी तक अपने पास जो स्पेसिफिक कोई दवाई अभी अवेलेबल नहीं हुई है ना। तो कोरोना का जो अपन जो इलाज अभी जो करते हैं, कि अगर वो हुआ है तो कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर कुछ दवाइयां देते हैं,
कुछ एंटीबायोटिक देते हैं और कुछ उसको लंग के लिए अपन ऑक्सीजन देते हैं। तो ये कोरोना के पेशेंट को अपन ट्रीटमेंट करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, अगर ऑक्सीजन फॉल हो गया था एक एंटीबायोटिक देते हैं, जिंक की गोली देते हैं, और ये काढ़ा और ये देते हैं, और बुखार आया तो अपन उसको पैरासीटामोल देते हैं। ये कोरोना का इसको बोलते हैं अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो जो सिम्टम उसके आए उसके मान से इलाज कर रहे हैं। वैक्सीन इसको एक बार जिसको हो गया है उसके बाद में जो वैक्सीन अलग चीज है, वैक्सीन तो बचाव है। जैसे अपने यहाँ पे पोलियो का है, पोलियो को वैक्सीन ले लिया तो पोलियो माइलाइटिस नहीं होगा। इसी तरह से ये कोरोना की जो वैक्सीन है वो सिम्टोमेटिक या जिसको तकलीफ हो गई है उसमें वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, ये बचाव है। आज अगर अपन लगवा लेंगे तो फ्यूचर में 1 से 2 महीने के बाद में, क्योंकि एक महीने से 2 डोज लगाएंगे, तो 2 महीने के बाद में अपने में ये वैक्सीन एंटीबॉडी बना लेगी, जिसकी वजह से अपन को फ्यूचर में अगर कोई कोरोना हुआ तो वो उसको बीमारी नहीं होने देगी। ठीक है ना? तो वैक्सीन कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन फ्यूचर में या भविष्य में कोरोना की बीमारी होने का बचाव का सबसे बढ़िया साधन है। क्लियर हो गया? डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा और है। हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोरोना पेशेंट हो चुका है, ठीक हाँ। भी हो चुका है, तो वो लोग भी ये लगाएं? क्योंकि उनमें तो ऑलरेडी कहते हैं कि कोरोना के बाद ऐसा मिथक है कि एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो क्या देखो, उनको भी लेना चाहिए? नहीं, अपन ने ये बहुत सारा अपन ने सर्वे किया है अपने इंडिया में भी, बाहर का भी। शुरू में जैसा कि इंदौर में है 21% को एंटीबॉडी बन गई है, कभी उसको ये बोला ये है। अभी जो रिसेंट जो अपने पास डाटा है कि जो एंटीबॉडी बनी है उसका लेवल कितना है ना? पहले अपन ने क्या करते थे कि जैसे अपने खसरे की बीमारी हो गई तो खसरे का टीका नहीं लगाएंगे, है ना? इसमें अभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट नहीं आई है कि इसमें जो एंटीबॉडी सभी को बनी और वो इतनी बन गई कि भविष्य में कोरोना नहीं होगा। इसलिए क्या है कि हर जो कोरोना से जो रिकवरी हो गई 1-1.5 महीना हो गया, उनको भी ये वैक्सीन लगाना जरूरी है। ठीक है ना? तो पहले अगर उसको कोरोना हो भी गया है, रिकवरी भी हो गई, आपके पास ऐसा भी कोई साधन नहीं है जिससे कहोगे कि इसमें बहुत अच्छी एंटीबॉडी बन गई है, तो आप उसको उसमें क्यों रह रहे हो? उससे बेटर है फिर वो कब तक रहेगी, है ना? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो अपन को ये दोनों चीज नहीं मालूम है, तो इससे बेस्ट है कि जो वैक्सीन है उसके 2 डोज लगवाइए, ताकि उसके वजह से फ्यूचर में बचाव रहेगा। तो चाहे पहले हो चुका है या नहीं हुआ है, उनको सबको लगाना जरूरी है। जी धन्यवाद सर। मतलब ये आज के कार्यक्रम से ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन जो है वो सभी के लिए है, चाहे कोरोना का आपको कोरोना से आप संक्रमित हुए हो या ना हुए हो, दोनों ही कंडीशन में हमको लगवाना चाहिए। ये बात आज समझ में आई। और सर एक बात और मीना मैडम ने पूछा था, क्योंकि मैं उनकी बिहाफ में पूछ लेता हूँ कि जैसे एक पहला डोज लग चुका है, उसके बाद भी कोरोना से उनके जो परिचित है वो संक्रमित हो चुकी थी, तो इसकी क्या वजह रही होगी सर? इसका ऐसा है कि एक बात है कि अगर जैसे पहला डोज लगा आज जी, तो उसमें बॉडी में क्या जब है कि जैसे आपने टीका लगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट अपने काम चालू करते हैं। तो उसमें 2 चीज होती है कि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट होके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं, है ना? तो वो जो एंटीबॉडी बनाने में कम से कम मतलब 15 से 20 दिन में स्टार्ट होता है। दूसरी बात यह है कि अपन इसको 2 डोज लगाते हैं, 1 महीने के अंतराल से या 28 दिन के अंतराल से 2 डोज लगाते। जो पहला डोज आपने लगा है और उसके बाद में दूसरा 1 महीने के बाद लगा है, और दूसरा लगने के फिर 15 से 20 दिन के बाद आप कह सकते हो कि ये सफिशिएंट पीरियड हो गया जिसमें वैक्सीन की वजह से आप प्रोटेक्ट हो गए हैं। तो कुछ केसेस का ऐसा आया है कि
वैक्सीन लगी और 10-15 के दिन के बाद में घर में किसी को हुआ तो उसको भी मैंने रिपोर्ट करवाया तो पॉजिटिव आ गया। तो शरीर को जो इम्यूनिटी बनाने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। 1.5 से 2 महीने के बाद में आपको डेफिनेटली इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी, तब उसको कोरोना नहीं होगा। और अगर ये गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर हो भी गया, मान लो घर में है 10 लोगों को हो गया और उसको वैक्सीन भी लगा, और अगर उसको वो हो भी गया है तो उसकी जो सिविरिटी है वो जो है ना बहुत ही कम होगी, माइल्ड रहेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। जांच में जो भले ही आ सकता है तो वो माइल्ड रहेगा, पर उसको जो कॉम्प्लिकेशन होता है जिसकी वजह से डेथ होती है, ये डेफिनेटली 100% उससे बचाव होता है। जी धन्यवाद सर। और कोई जो साथी प्रश्न पूछना चाहे किसी भी प्रकार से, आप अगर ऋतु परिवर्तन से के संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो वो पूछ सकते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हो सर्दी खांसी या सर दर्द, हरारत या बुखार, ये इससे संबंधित भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और भी कोई साथी अगर पूछना चाहें। सर मेरे क्वेश्चन था। हेलो। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी या तो सीजन चेंज हो रहा है और सबको सर्दी खांसी हो रही है, पर लोग कहते हैं कि सर्दी होना अच्छी बात होती है क्योंकि उससे हमारा कफ निकल जाता है, पर हम अभी डर रहे हैं कि हमें सर्दी ना हो या खांसी ना हो, पर अगर हम सर्दी का इलाज भी कर लेते हैं तो हमें सूखी खांसी हो जाती है। एंड अपन देखते हैं कि कोरोना का बेसिक सिस्टम जो वो रहता है कि सूखी खांसी ही रहता है, तो सर उसका जी अभी इलाज करना चाहिए। अगर सर्दी हो रही है, मामूली सर्दी हो रही है, तो उसका अभी तुरंत इलाज करना चाहिए या 4 दिन अभी वेट करना चाहिए? देखो, पहली बात तो जो आपका बिल्कुल सोच है कि अपन लोग क्या होता है कि सर्दी अगर होती है जिसमें अपन 3 चीजें लेते हैं कि नाक बहना और छींक आना और ये सब चीजें हैं। तो जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो ये मोस्टली जिसको अपन एलर्जिक बोलते हैं, कोई भी एलर्जी है उसकी वजह से आपको सर्दी खांसी और ये वाली होती है। और दूसरी होती है इन्फेक्टिव, जिसमें वायरल होती है। जो भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें रनिंग अप नोज, छींक आना और खांसी, अगर शुरू में अगर 3-4 दिन तक अगर आपको इसके साथ में बुखार नहीं है तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4-5 दिन में सब ठीक हो जाते हैं। दूसरा जो आपने जो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा पूछा है कि दवाई है ना, कौन सी दवाई, क्या होता है कि बहुत बार अपन ने ऐसी दवाइयां ले लेते हैं कि जैसे कि एंटीबायोटिक है या एंटीहिस्टामिनिक है कि वो सर्दी को ब्लॉक कर देती है। तो शुरू में जब है अपने आप नाक बह के वो ठीक हो जाता है, पर अगर कुछ ऐसी दवाई दे दी कि उसको आपने रोक लिया तो अल्टीमेटली जो रनिंग अप नोज है या खांसी है वो अभी तक नाक और गले तक ही था, वो नीचे जाके लंग में चला जाएगा। अब जब वहां जाएगा तो वो आपको फिर निमोनिया, अस्थमा और ये सब चीजें बीमारी होगी। तो नॉर्मली कोई भी सर्दी खांसी है पहले तो बचाव करना चाहिए, पर दवाई नहीं लेना चाहिए। अगर ले तो सिम्टोमेटिक सिंपल, अगर बुखार है तो पैरासीटामोल है, पर बिना पूछे अपन ओटीसी जो प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर जो मिलता है जिसमें एंटीबायोटिक और ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। वेट कीजिए और अपने आप वो ठीक हो जाएगी। और जो लोकल अपन ने जो घर की रेमेडी है वो उसको यूज कीजिए और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर अगर ज्यादा अगर उसके साथ में बुखार है और उसमें और कोई तकलीफ हो रही है तो आप उसका पर एक और इसके सामने, क्योंकि अभी कोरोना का जो चल रहा है तो इसमें और इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। कोरोना की जो होती है उसमें रनिंग नोज और सर्दी खांसी चालू होके जो खांसी होती है वो सूखी होती है। दूसरा इसके साथ में आपके मैंने पहले बताया था कि एक आपका टेस्ट चला जाता है कि आप कुछ भी खाना खा रहे हैं तो आपको उसके है ना स्वाद का पता ही नहीं चल रहा है। अगर उसको आप सूंघ के देख रहे हो तो सर्दी में आपके है ना आप स्मेल चली गई है। ये स्पेसिफिकली जो अपना कोरोना वायरस है
उसकी वजह से ये सब चला जाता है। तो अगर सर्दी खांसी के साथ में आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं और ये अगर साथ में ये भी तकलीफ है और सांस लेने में कोई तकलीफ है, तो इसको लापरवाही नहीं करना चाहिए, तुरंत अपन को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसकी जांच कराना चाहिए। हाँ सर, नमस्ते। मैं छिंदवाड़ा से रहने वाली हूँ। जी। हाँ सर, ऑपरेशन हुआ है आंख का, तो क्या हम वैक्सीन लगा सकते हैं? आंख का है ना? हाँ, आंख में क्या मोतिया मोतियाबिंद का ना? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मोतियाबिंद कब हुआ? अभी 10 तारीख को 1 महीना तो हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, अब तो बढ़िया है सब, जो है ना, लेंस भी लग गया है सब, अभी सब दिख भी रहा होगा, फिर गॉगल लगे होंगे वो ब्लैक वाला, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ ना, बिल्कुल। आप एज कितनी है? एक्चुअली मम्मी का हुआ है, मम्मी की एज है 65। हाँ, तो है ना, तो अगर हाँ, ये है, देखो पहले तो ऑपरेशन से इसका कोई संबंध नहीं है, आप बिल्कुल लगा लीजिए, है ना। दूसरी क्या है कि इनकी एज है 65, है ना, तो 65 अगेन नहीं अपन ने, सर, एग्जैक्टली मैं 65 तो नहीं बोल सकती, बट 60 के आसपास है। हाँ, तो ये जो अपन ने अभी जो अपन ने जो नया निकाला है कि 60 साल के ऊपर वाले को किसी को भी कोई भी अगर तकलीफ नहीं है तो भी अपन को लगाना चाहिए। और तो इनको बिल्कुल आप है ना बेझिझक जाके, आपके जो है मेडिकल कॉलेज में ही है, छिंदवाड़ा के है ना? हाँ, है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो आप बिल्कुल वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा के टीका लगाइए और लगवाइए, बिल्कुल कोई भी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, बिल्कुल। हाँ सर। हाँ, और सर एक मेरा क्वेश्चन है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद सर सुना है कि बुखार आता है, तो क्या करना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो है ना, जैसे वैक्सीन के लिए जाओगे ना, तो एक इमीडिएट कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, तो वो लगाने के बाद में वहीं पे आपको आधे घंटे में ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, है ना। वहां पे जैसे वैक्सीन लगाने के बाद में उसको आधे घंटे की तक वहां पे ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे। वहां का जो डॉक्टर है ना, वो आपको चेक करेगा बीपी वगैरह सब ठीक है कि नहीं, कोई तुरंत तो रिएक्शन तो नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल आप उसको बेफिक्र हो जाइए कि ये इमीडिएट जो रिएक्शन होता है वो नहीं हुआ, है ना। उसके बाद में आप घर चले जाइए, और उसके बाद में घर जाने के बाद में नेक्स्ट डे 12 से 14 घंटे के बाद में थोड़ा बुखार आ सकता है, माइल्ड हाथ पांव में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है। ये इंडिकेट करता है कि आपको वैक्सीन जो लगी वो अच्छी है ना। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। साथ में डॉक्टर आपको सलाह भी देगा कि अगर कोई ऐसी ऐसी तकलीफ है तो वो कांटेक्ट नंबर देगा आपको, उसमें इसमें आप उनसे पूछ के अगर ज्यादा कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ी तो वो आपको बताएंगे, है ना। तो वहीं से आपको एडवाइस करेंगे कि इमीडिएट कुछ नहीं हुआ, बाद में घर जाएंगे तो आपको कांटेक्ट नंबर देंगे और उसी के थ्रू आप उनसे सलाह लेके आगे कराएं, पर डरने की कोई जरूरत नहीं। सर प्रणाम सर, मैं दामोद से रमेश व्यास। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, आज आपने बताया कि सर्दी 2 प्रकार की होती है, क्योंकि मैं एस्थमेटिक हूं, मैं तो सर्दी बहुत जल्दी पकड़ती, पर आज मुझे पता लगा 2 प्रकार की होगी, थोड़ा सा उसको बता दीजिएगा संक्षिप्त में फिर से। एक होती है एलर्जिक सर्दी, है ना। एलर्जी से जो सर्दी होती है, और खासकर जो आपका अस्थमा है, जो अस्थमा का जो बाहर की जो एलर्जन होता है, एलर्जिक मतलब जिसमें कोई एलर्जन है, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि या तो मौसम परिवर्तन है तो वो एलर्जी है, वो इन्वायरमेंटली होता है, दूसरा कुछ खाने पीने में हो सकता है, तीसरा जो ठंडी चीज, और तीसरा जो है कुछ कण जो होते हैं, एलर्जिक जो कण होते हैं, जैसे पराग के कण होते हैं, फूल के, डस्ट है, ये इन चीजों से जैसे ही आपको पुराने, क्योंकि अस्थमा है तो इन चीजों को पहले ही आप बचाव के रखते हैं। इस एलर्जिक जो होती है सर्दी, उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको नाक बहेगी, पानी जैसा बहेगा, और आपको फीवर नहीं आएगा, रनिंग नोज रहेगा, सर्दी ये रहेगी, पर उसको बुखार नहीं आएगा, है ना। ये चीज को अगर आपने रोका 3-4 दिन में ये ठीक हो जाएगी, और इसको अगर आपने दवाई को रोका तो ये जो आपको जो एलर्जी वहां से नीचे चले जाएगी लंग में, और जो अस्थमा है उसको ये प्रेसिपिटेट किया है। अपन बच्चों में देखा है या बड़ों में भी
अगर एलर्जी को अपन ने कुछ ऐसी दवाई दे दी और उसको रोकने के, तो वो सूख जाएगी तो कहाँ जाएगी? नीचे लंग में जाएगी, है ना। वो कब जाके ना आपको लंग में डैमेज वो जमा हो जाएगा और आपका अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो एलर्जी रनिंग नोज और ये किसी वजह से हो रहा है, आपको बुखार नहीं आ रहा, सिंपल पानी जैसे बह रहा है, तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। दूसरा जो सर्दी होती है वो इन्फेक्टिव होती है। इन्फेक्टिव में अपन ये रहता है कि जैसे मोस्ट कॉमन जो है वो वायरस होते हैं, जो ये रहता है मेजर में 50% में एलर्जिक होता है, 50% में जो सर्दी होती है वो वायरल की वजह से। जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, अपन कोई कांटेक्ट में आता है, तो इसके जो एलर्जेन जो वायरस है, जिसे अपन बोलते हैं ना कि पहला पानी गिरा है तो अपन बाहर मत नहाओ, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऊपर सब वायरसेस है। पानी वहां से ऊपर से गिरेगा तो वो पानी के बूंद के साथ में आप कांटेक्ट में आओगे और उसके बाद में सीधा वो आपको वायरस आपको अटैक करेगा। तो छोटे बच्चों को और बड़ों के बोले कि फर्स्ट पानी अगर आ रहा है तो एकदम से कांटेक्ट में, तो ये वायरस की जो होता है, तो वायरस का जब भी इन्फेक्शन होता है तो सर्दी के साथ साथ में आपको बुखार जरूर आएगा। तो एलर्जी में बुखार नहीं आएगा, इसमें वायरल जो होती है सर्दी, उसमें आपको फीवर होगा, बॉडी एक होगा, वायरस के सभी सिम्टम्स होंगे, 3-4 दिन तक रहेगा और उसके बाद में धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा, क्योंकि एंटीवायरल तो अपने पास दवाई है नहीं। पर ये जो वायरल इन्फेक्शन जो अस्थमा वाले पेशेंट को प्रेसिपिटेट करते हैं, तो दोनों से आपको बचने की जरूरत है और प्रॉपर दवाई लेके अपने को अस्थमा से प्रिवेंट करना है। थैंक यू सर। सभी को चलो, धन्यवाद। चलो।